नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम क्लास 10th के लिए साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो में गर्दा उड़ा देंगे। आज का वीडियो का हमारा पहला प्रश्न जो होगा दोस्तों आपके सामने, पहला प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। स्विच दोस्तों किस तार में लगाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है गर्म तार में, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है ठंडा तार में, और यहाँ थर्ड ऑप्शन लिखा है अर्थ तार में, और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्विच किस तार में लगाया जाता है, तो गर्म तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न जो दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है फोकस, सेकेंड ऑप्शन लिखा है मीटर, और थर्ड ऑप्शन लिखा है डायोप्टर, और लास्ट ऑप्शन लिखा है एमीटर। दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डायोप्टर को दोस्तों हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है। और दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक एक और होता है प्रति मीटर, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है काल्पनिक, सेकेंड ऑप्शन लिखा है वास्तविक, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है और ए और बी दोनों, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों काल्पनिक होता है, यानी कि सीधा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। और फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 7, और सेकेंड ऑप्शन लिखा है 7 से कम, और यहाँ थर्ड ऑप्शन लिखा है 7 से अधिक, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो 7 से कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों जब आपसे पूछ दे कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से अधिक होता है, और जब आपसे पूछ दे कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है, ठीक है। आप तीनों को याद रखिएगा, ठीक। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, पाँचवा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है उत्तल, सेकेंड ऑप्शन लिखा है अवतल, और थर्ड ऑप्शन लिखा है बेलनाकार, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं छठा नंबर, पीतल उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आपको लिखा हुआ है धातु का, सेकेंड ऑप्शन लिखा है अधातु का, और यहाँ थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है मिश्रण का, और लास्ट ऑप्शन लिखा है उपधातु का, ठीक है। तो पीतल जो एक उदाहरण है दोस्तों मिश्रण का है, तो मिश्रण का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों किसका किसका मिश्रण का है, तो कॉपर जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और जिंक जिसको हम जेड एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पीतल एक उदाहरण है किसका, मिश्रण का, जो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमको बिल्कुल राइट है। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं सातवां नंबर भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 10⁻⁻10 मीटर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है 10⁻⁻8 मीटर, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा है 10⁻11 मीटर, और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है 10⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों कभी कभी आपको सेंटीमीटर में भी दे देगा, तो जब आपको सेंटीमीटर में देगा तो वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में हो जाता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। जब पूछेगा कि एक एंगस्ट्रॉम का मान सेंटीमीटर में जब आपसे पूछेगा तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि यहाँ पर मीटर में था दोस्तों। अब मीटर को हम चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करेंगे, और 100 से गुना करेंगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आठवां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है जूल, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है किलोवाट घंटा, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है किलोवाट, यहाँ लास्ट ऑप्शन में लिखा है वाट, ठीक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है तो वाट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9वां नंबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर भाट, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर भाट, तो 3.6 × 10⁻6 जूल का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर दोस्तों 3.6 × 10⁻6 जूल का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है
कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है डिम्बवाहिनी। ठीक है, तो दोस्तों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। शुक्रवाहिका जो है दोस्तों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है एल्युमिनियम का, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है तांबे का, थर्ड ऑप्शन में लिखा है लोहे का और लास्ट ऑप्शन में लिखा है टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब में दोस्तों फिलामेंट तार बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। दोस्तों साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है P4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 26, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है यहाँ पे 14 और थर्ड ऑप्शन में लिखा है 23 और लास्ट ऑप्शन में लिखा है 18। तो मनुष्य में दोस्तों कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो सी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधा को चुना? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है मटर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है चना और थर्ड ऑप्शन में लिखा है सेब और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधा को चुना? तो मटर को चुना था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है XX और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा है XY, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है दोनों और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो X और X पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों जब आपसे पूछे कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं तो उसमें X और Y पाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होता है दोस्तों Na2CO3 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। तो दोस्तों वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस का उपस्थिति है 0.03% है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों अभी बताएं कि पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं कितना होते हैं? X और Y होता है। ठीक है, X और Y। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं X Y। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि डैश COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कीटोन और सेकेंड ऑप्शन में लिखा है एल्डिहाइड और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में लिखा है अम्ल और लास्ट ऑप्शन में लिखा है ईथर। तो दोस्तों डैश COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इससे पहले भी हम साइंस का वीडियो बना चुके हैं। अगर जो आपको हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें साइंस का प्लेलिस्ट आप उसमें खोजिए दोस्तों और साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर सारा साइंस का वीडियो आप उसमें देख लीजिए। ठीक है, आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर जो आप उसको देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।
धन्यवाद।